नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल के सामाजिक स्थिति को देखा था। आज हम सामाजिक स्थिति के चर्चा के साथ साथ राजनैतिक स्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि ऋग्वैदिक समाज जो है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था और वह भी वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर विभाजित थी। ठीक है, तो इसमें जो है कर्म आधारित जो थी वो वर्ण व्यवस्था थी, न कि जाति आधारित। इसमें ऋग्वेद में एक शब्द आया है, एक श्लोक या एक स्तुति आई थी कि एक व्यक्ति जो है ऋग्वेद में कहता है कि मैं जो है एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ चक्की चलाती हैं। ऐसा विवरण जो है मिला है ऋग्वेद में। तो इसका आशय यह है कि विभिन्न कार्य करने वाले लोग एक साथ एक ही परिवार में रहते थे। इसका आशय यह है कि जो वैदिक समाज था वो कर्म प्रधान था, न कि जाति आधार पे विभाजित था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि ऋग्वेद में समाज को लेकर के कुछ और चीज़ें आई हैं, जिसमें कुछ शब्द मिले हैं। जैसे भेषज शब्द मिला है, भेषज शब्द मिला है। ठीक है, उस भेषज शब्द का आशय यह है, भेषज का मतलब होता है वैद्य। ठीक है, तो वैद्य का आशय जो है वो अश्विन कुमारों से था, अश्विन कुमारों से था। ठीक है, कहीं कहीं पे यक्षमा शब्द का भी प्रयोग किया गया है, यक्षमा शब्द का। यक्षमा शब्द का आशय जो था वो तपेदिक से संबंधित था और तपेदिक महामारी का विवरण भी ऋग्वेद में आया है कई बार। ठीक है, इसके बाद जो समाधान प्रणाली थी उसमें भी सामान्यतः मृतकों को अग्नि में जलाया जाता था और जो है कुछ लोगों को दफनाया भी जाता था। ठीक है, तो ये कुछ जो थी सामाजिक जीवन को लेकर के कुछ छोटी सी बातें थी जो पिछले वीडियो में हमने शायद नहीं बताया था, उसको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं ऋग्वेद काल के राजनैतिक जीवन पे। ठीक है, ऋग्वेद काल के राजनीतिक जीवन पे, ऋग्वैदिक काल के राजनैतिक जीवन। ठीक है, जैसा कि ऋग्वेद में आया है कि राजा जो है वो, राजा का उल्लेख ऋग्वेद में करीब 275 बार आया है। 275 बार जो है वो राजा का उल्लेख आया है। ठीक है ना, तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं जिनको सामान्य रूप से जानते रहिए। राजनीतिक जीवन पे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो राजनीतिक जीवन का मूल आधार था वो, जैसे सामाजिक जीवन का मूल आधार परिवार था, उसी तरह राजनीतिक जीवन का भी जो मूल आधार था वो परिवार था। परिवार का जो मुखिया था उसे कुलप कहा जाता था। कई परिवार आपस में जब मिलते थे, परिवार मिल करके क्या बनाते थे? ग्राम बनाते थे। कई परिवार आपस में मिल करके ग्राम बनाते थे और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामणी कहा जाता था। ग्रामणी एक शब्द आया है, इसको जानते रहिए। तो परिवार के मुखिया को कुलप, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। कई ग्राम जो है मिल करके जो है विश्व बनाते थे। कई ग्राम मिल करके विश्व बनाते थे। विश्व शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिला है और इसके मुखिया को विश्वपति कहा जाता था। विश्वपति, ठीक है ना। तो मतलब परिवार का मुखिया कुलप जो है वो परिवार का मुखिया था। कई परिवार जब आपस में मिलते थे तो वो ग्राम की रचना करते थे
और कई ग्राम जब आपस में मिलते थे तो विष की रचना करते थे, विष के मुखिया को विषपति कहा जाता था। और कई विष जब आपस में मिलते थे तो जन की रचना होती थी, जन। ठीक है, जन एक बड़ा समुदाय था, मतलब जन का मतलब यहां जन का आशय का मतलब बहुत सारे लोगों से है, मतलब एक बहुत बड़ा समुदाय। तो कई जो विष आपस में मिलते थे तो वो जन का निर्माण करते थे। किसका निर्माण करते थे? जन का। और जन का मुखिया ही जो है वो राजा होता था, राजा होता था। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि सामाजिक जीवन में भी हमने कल देखा था कि सामाजिक जीवन का भी मूल आधार जो था वो परिवार से शुरू होता था, और यहां भी राजनीतिक जीवन का भी मूल आधार जो है वो परिवार से ही शुरू हुआ है। हालांकि हमने पहले भी बताया कि राजा शब्द का ऋग्वेद में लगभग 275 बार उल्लेख हुआ है, और यह शब्द जो है काफी महत्वपूर्ण है। आगे हम जैसे बढ़ेंगे इस पे चर्चा करेंगे हम। ठीक है, फिलहाल हम इसके बेसिक चीजों को देखते हैं। तो हम इसको एक क्रम में ऐसे लिख सकते हैं कि परिवार, ठीक है, कई परिवार आपस में मिलकर के ग्राम बनाए, ठीक है, कई ग्राम आपस में मिलकर के विश्व बनाए, ठीक है, और कई विश्व मिले आपस में तो जन बना। और जब कई जन आपस में मिले तो राष्ट्र की संकल्पना जो है वो निकलती हुई दिखाई देती है। तो कई जन आपस में मिलकर के राष्ट्र की बात करते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ राष्ट्र जैसी कोई चीज तो नहीं है, लेकिन आगे जो राष्ट्र बनता है वो इन्हीं प्रक्रियाओं से बनता है। इसकी छोटी सी झलक हमको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है। जब हम उत्तर वैदिक काल में आगे बढ़ेंगे तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो इसको देख लेते हैं हम। तो परिवार का मुखिया जो है वो कुलप, और ग्राम का मुखिया जो है ग्रामणी, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विश्व का मुखिया विषपति, ठीक है, और जन का मुखिया जो था वो राजा होता था। ठीक है, अब जो है यहां पे इस चीज को आप या तो नोट कर लीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं हो सकता है कि सुमेलित करने के लिए चीज दे दे, तो इससे आपको एक क्वेश्चन का बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसका एक शॉर्ट नोट बना लें। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ और बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। इस काल में चूंकि क्या था कि जो ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति थी वहां कबीलाई संस्कृति थी, वो पूरी तरह से कबीलों की संस्कृति थी। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है अनेक जो है छोटे छोटे युद्ध हुआ करते थे, और उन युद्धों का विवरण जो है ऋग्वेद के अनेक श्लोकों में दिया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद के श्लोकों में, अनेक श्लोकों में देवताओं से विजय की कामना की गई है, और इस तरह से युद्धों में विजय की कामना की गई है। इस तरह के बहुत सारे श्लोक जो है वो ऋग्वेद में आपको मतलब मिलते हैं, ऐसे श्लोक मिलते हैं। लगभग उस काल में 30 जनजातियां जो थी, जनजातियां थी, ये जनजातियां क्या थी? ये मतलब कबीले थे। ठीक है ना, तो ये 30 जनजातियां थी जो भिन्न भिन्न कबीलों में आपस में संगठित थे। ठीक है, तो ये लगभग 30 जनजातियां थी और वर्चस्व के लिए आपस में इनमें लड़ाइयां हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन इनमें वर्चस्व के लिए इनमें आपस में लड़ाइयां हुआ करती थी। इनमें जो 5 प्रमुख कबीले थे, 5 प्रमुख कबीले थे, उनमें जो था, जिनको हम पंचजन भी कहते थे, इन्हें पंचमानुष भी कहते थे, तो उनका जो नाम था वो था पुरु, द्रूह्य, तुर्वश, यदु तथा पुरु, द्रूह्य, तुर्वश, यदु तथा अनु। ठीक है, तो ये जो है 5 कबीले थे, पुरु, द्रूह्य, तुर्वस, यदु और अनु। ठीक है, तो ये जो, इनको हम पंचजन भी कहते थे, पंचजन, यही जो है प्रमुख कबीले थे। इन्हें पंचमानुष के नाम से भी हम जानते थे, पंचमानुष। ठीक है,
तो इनका उल्लेख जो है वो मिला है, और ये मुख्यतः यही 5 कबीले जो थे वो ऋग्वेद में मतलब दिखाई पड़ते हैं स्पष्ट रूप से, और इन्हें जो है हम पंचमानव की संज्ञा देते हैं। ठीक है, पंचजन, पंचमानुष तथा पंचकृष्ट, पंचकृष्ट भी कहा जाता था। ठीक है ना। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो ऋग्वेद में 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का विवरण है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जिससे इस काल की राजनीतिक स्थिति को समझने में हमें और मदद मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो इन पंचजनों की बात हमने कर ली। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख भी बार बार आया है, बार बार इस शब्द का उल्लेख आया है, जन का। ठीक है ना। तो अभी हमने पंचजनों को देखा और जन शब्द का उपयोग बार बार आया है। हाँ, ऋग्वेद में एक और शब्द आया है जिसको हम दस्यु के नाम से कहते हैं, दस्यु। ठीक है ना। दस्युओं से युद्ध के बारे में, दस्यु से युद्ध के बारे में भी जो है अनेक श्लोक जो है हमको ऋग्वेद में दिखाई देते हैं। अब ये दस्यु कौन थे इस पे भी थोड़ा सा देख लें। हो सकता है कि दस्यु ऐसे लोग हों जो जिनमें जो है जिनका युद्ध जो है आर्यों से होता रहा हो सकता है कि ये कुछ ऐसे लोग हों या कुछ ऐसे कबीले के लोग हों जो थोड़े से कम सभ्य रहे हों, ऐसे लोग भी ये हो सकते हैं। हालांकि दस्युओं के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा बार बार उल्लेख आया है कि युद्ध में दस्युओं से इनका युद्ध होता था, और अनेक श्लोक ऐसे आए हैं जिनमें देवताओं से ये प्रार्थना की गई है कि हमें दस्युओं के युद्ध में विजय प्राप्त हो। ठीक है, तो इस तरह के कुछ शब्द हैं। जन शब्द का भी कई बार उपयोग हुआ है, दस्यु शब्द आए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा दशराग युद्ध पे चर्चा करते हैं। जो दशराग युद्ध था, दशराग्य युद्ध, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं। दशराग्य युद्ध जो है वो 7वें मंडल में इसका उल्लेख है, 7वें मंडल में इसका उल्लेख है, दशराग्य युद्ध का। ठीक है ना। तो दशराग्य युद्ध में 10 राजाओं का युद्ध था। ठीक है, दशराग्य युद्ध में 10 राजा थे। 10 राजा का मतलब जो है 10 कबीले जो थे वो संगठित किए गए थे, और इनमें जो है आपस में लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में जो है वो जो विजयी होते हैं वो राजा होते हैं सुदास। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलग अलग कहानियां जो है वो दी गई हैं। इसमें जो मुख्य बात थी वो ये थी कि जो सुदास जो थे वो भरत जन के जो राजा थे वो वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त कर देते हैं, और इसके पहले विश्वामित्र जो है उनके पुरोहित थे। तो यहाँ पे एक और चीज है कि जैसे ही वो पुरोहित नियुक्त करते हैं वशिष्ठ को, विश्वामित्र जो है कुछ दस्युओं मतलब अनार्यों के साथ और कुछ आर्यों के कबीलों के साथ मिल करके एक बड़ा समूह बनाते हैं 10 राजाओं का, और वह युद्ध जो है सुदास के विरुद्ध लड़ते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सुदास की अंत में विजय होती है और वो 10 राजा जो है हार जाते हैं, और पूरे मतलब उस क्षेत्र पे भरत जन के जो कबीले थे उनका वर्चस्व जो है स्थापित हो जाता है। तो इस चीज में कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं जरा। इसके और थोड़ा सा दशराग युद्ध के हम थोड़ा सा कारणों पे विश्लेषण करते हैं कि ये क्यों हुआ होगा, उसकी चर्चा थोड़ा सा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दशराग युद्ध में जो है वशिष्ठ को सुदास ने अपना पुरोहित नियुक्त किया। इसके पहले विश्वामित्र जो थे उनके पुरोहित रहे। तो यह जो युद्ध हुआ वो मुख्य रूप से विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाने को लेकर के हुआ। तो ऐसा हो सकता है कि उन कबीलों के बीच विश्वामित्र के समय में कुछ ऐसी संधियां की गई रही हों जो वशिष्ठ के आते हुए वो संधियां परिवर्तित कर दी गई हों।
तो यह भी एक कारण हो सकता है दशराग्य युद्ध का। फिलहाल हम दशराग्य युद्ध पे आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो राजा सुदास थे वो इस युद्ध में विजयी होते हैं। यह युद्ध जो है वो पुरुषणी नदी के तट पर हुआ था। पुरुषणी नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। और यह जो युद्ध था वो पुरुषणी नदी के तट पर हुआ था, जो जिसे वर्तमान में कौन सी नदी कहते हैं? रावी नदी कहते हैं, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहते हैं, रावी, ठीक है ना। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप जानते रहिए। हाँ, सुदास ने क्या किया, जब ये युद्ध जीते तो ये यमुना नदी की तरफ बढ़ गए, वहां से यमुना नदी की तरफ बढ़ गए, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए ये सरस्वती के तट तक आए। कहां आए? सरस्वती के तट तक आए, ठीक है। और वहां पे जो है इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, ठीक है ना। अश्वमेध यज्ञ किया। हालांकि यज्ञ को हम बताएंगे जब धार्मिक जीवन को देखेंगे तो उसमें यज्ञों की बात करेंगे। और हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में यह यज्ञ जो है और विराट और विशाल होते हैं, उस पर चर्चा हम अगले कालखंड में या उत्तर वैदिक काल में करेंगे। तो अश्वमेध यज्ञ ये करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे दशराग युद्ध को लेकर के। कुछ छोटी छोटी बातें इसमें एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दशराग युद्ध जो था वो मूल रूप से भरत जन के राजा सुदास, ठीक है, तथा 10 अन्य समूहों के बीच हुआ था, समूह या जनों के बीच हुआ था, ठीक है, बीच हुआ था। इसका जो मूल कारण था वो विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाना, तथा विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाना तथा वशिष्ठ को पुरोहित पद देना था। वशिष्ठ को पुरोहित पद देना था, ठीक है ना। ये जो था वो कहां हुआ? पुरुषणी नदी या रावी नदी, पुरुषणी नदी के तट पर हुआ और इसे वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। इसके बाद जो है क्या किया कि वो यमुना नदी तक मतलब अधिकार करके भरत जन के जो राजा थे वो यमुना नदी के क्षेत्र में आए, यमुना नदी के क्षेत्र में आते हैं और फिर वो सरस्वती नदी के तट तक बढ़ जाते हैं। और इस युद्ध को जीतने के बाद वह एक तरह से अश्वमेध यज्ञ भी करते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी। हालांकि हमने इस पे भी चर्चा की कि हो सकता है कि कुछ संधि के नियम रहे हों, वशिष्ठ ने उनमें कुछ संशोधन किया हो, इस वजह से भी युद्ध हो सकता है। तो ये युद्ध का एक कारण ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को देखते हैं। थोड़ा सा राजा के बारे में देखते हैं। राजा जो था वो जन का मुखिया होता था, जन का मुखिया होता था। राजा, और अनेकों बार राजा का जो है उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिला है। राजा और जन दोनों का उल्लेख जो है बहुत अधिक बार हमको ऋग्वेद में दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो प्रमुख कार्य था राजा को जन का मुखिया बना दिया गया। तो इसका मुख्य कार्य था जन की सुरक्षा करना, युद्धों में उसको विजय दिलाना, ठीक है ना। और जो है एक और खास बात थी कि जो पशुधन था कबीलों का या जन का, उस पशुधन की भी रक्षा करना, ठीक है।
और इसके अलावा राजा को पुरावेत्ता भी कहा गया है। क्या पुरावेत्ता? तो पुरावेत्ता का आशय यह है कि वह दुर्गों को नष्ट करके नगरों पर विजय प्राप्त करे, नगरों पर विजय प्राप्त करे, ठीक है ना, विजय प्राप्त करे। ऐसा जो है विवरण जो है हमको ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। तो राजा का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि राजा जो है वो क्या था, जन का मुखिया होता था, जन के पूरे सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा पे थी, युद्धों में उसका मुख्य कार्य विजय दिलाना था, पशुधन की रक्षा करना था और दुर्गों को नष्ट करके नगरों पर विजय प्राप्त करना और अपने साम्राज्य को बढ़ाना भी राजा का मुख्य जो है कर्तव्य होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजा जो था वो कैसा था, इस पे भी देख लें। तो राजा पूर्ण निरंकुश नहीं था, राजा जो था वो पूर्ण निरंकुश नहीं था। यहां पे जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के साथ शासन प्रणाली के साथ साथ यहां पे जनतांत्रिक शासन प्रणाली भी दिखाई देती है, ठीक है। अभी हम उस पे आगे देखते हैं। मतलब राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है। शासन प्रणाली जो है वो देखने को हमको यहां मिलती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर लें कि राजा जो था निरंकुश नहीं था, तो आखिर कैसे वो कार्य करता था। देखिए, राजा को सलाह देने के लिए जो अभी आपने देखा कि दशराग युद्ध जो है पुरोहित को लेकर के हुआ था, विश्वामित्र और वशिष्ठ को एक्सचेंज होने में हुआ था। तो पुरोहित जो था वो राजा का एक बहुत बड़ा सलाहकार होता था। पुरोहित जो था वो राजा का क्या होता था, सलाहकार होता था, ठीक है ना, सलाहकार होता था, ठीक। और आगे देखेंगे हम कि इसके लिए 3 तरह की जो थी वो संस्थाएं थी जो राजा को नियंत्रित करती थी और उसके कार्यों का दिशा निर्देश देती थी, या उसके कार्यों को कैसे करना है इसका दिशा निर्देश वो देती थी, ठीक है। वो जो तीनों प्रमुख संस्थाएं थी उनको कहते हैं हम सभा, समिति तथा विदत, ठीक है ना, विदत। ऋग्वेद में इनका जो है बड़ा महत्व है, कई बार इनका विवरण मिलता है। हालांकि अथर्ववेद में समिति को जो है प्रजापति की पुत्री कहा गया है, ठीक है ना। और एक खास बात यहाँ पे है, हम जब अथर्ववेद पढ़ाएंगे तो उसमें जब उत्तर वैदिक काल में हम चलेंगे तो उसमें हमको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पे चर्चा करेंगे और उस पे भी छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे और उस समय इसका विवरण जो है विस्तृत तरीके से हम देंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो है सभा जो थी, सभा का उल्लेख जो है वो 8 बार आया है ऋग्वेद में, ठीक है ना। और इसका समिति का उल्लेख 9 बार, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जिनको जानते रहिए। और विदत का उल्लेख लगभग 122 बार ऋग्वेद में आया है, ठीक है ना। तो ये जो सभाएं थी, ये जो तीनों जो संस्थाएं थी वो राजा पर नियंत्रण करने का कार्य करती थी या राजा को एक मार्गदर्शन देती थी जिससे कि वो अपने जो है कार्यों को ठीक ढंग से कर सके, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम सभा क्या थी, ठीक है ना। सभा जो थी वो कुलीन लोगों का एक समूह था, ठीक है ना। कुलीन लोगों का, कुलीन तथा श्रेष्ठ व वृद्ध लोगों का,
एक समूह था, ठीक है ना। हालांकि यह समूह जो था बहुत प्रभावशाली था, लेकिन छोटा समूह था। यह समूह जो था वो एक छोटा सा समूह था, ठीक है। अब इसकी खास बात देखिए, सभा में जो है स्त्रियों को भी सहभागिता करने का अधिकार था, स्त्रियों को भी भाग लेने का अधिकार था, ठीक है। अब इसी से आप ये समझ सकते हैं कि स्त्रियों पर जो है उस समय की उस स्त्रियों की सामाजिक स्थिति कितनी बेहतर थी कि उन्हें राजा के कार्य में प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार था, ठीक है। तो ये जो था स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार था, इसमें भाग लेने का अधिकार था। जो पुरुष होते थे वो जो सदस्य होते थे उनको सभेद कहा जाता था, पुरुषों को सभेद कहा जाता था। स्त्रियां जो इसकी सदस्य होती थी उन्हें, पुरुषों को जो था, जो पुरुष इसके सदस्य होते थे सभा के, उनको सभेद, तथा जो स्त्रियां जो है सदस्य होती थी उनको सभावती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सभावती कहा जाता था, ठीक है ना। अब आते हैं समिति पे, ठीक है ना। समिति जो थी वो सामान्य लोगों की सभा थी, सामान्य लोगों की सभा थी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब सामान्य लोगों की सभा थी तो इसमें जो है लोगों की संख्या क्या थी? अधिक होती थी, ठीक है ना। तो ये जो है सामान्य लोगों की सभा होती थी और इसमें लोगों की संख्या अधिक थी और ये संख्या बल में भी ज्यादा होती थी, ठीक है। तो ये जो इसमें सामान्य लोग थे, हालांकि इसमें जो थे यहाँ के लोग जो थे वो राजा को जो है उसके कार्यों में, उसके कार्यों को करने में, कोई निर्णय लेने में वो सहयोग करते थे, या फिर राजा जो भी निर्णय लेता था वो इन्हीं सदस्यों से मतलब बातचीत करके या फिर उनके साथ बैठकें करके कोई भी निर्णय लेता था। और एक खास बात थी कि ये तो विशिष्ट लोगों की सभा थी, लेकिन ये सामान्य लोगों की सभा थी और इसमें जो था उसमें सभी वर्गों को सम्मिलित किया गया था। किसमें? समिति में सभी वर्गों को सम्मिलित किया गया था, सम्मिलित किया गया था, ठीक है ना। अब यहां पे एक और बात आती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब जो है किसी भी जन का जो विकास है या जो किसी भी जन की उन्नति है वो इस बात पे निर्भर करेगी कि सभा, समिति और जो राजा है वो सभी मिल करके काम करें। इसलिए ऋग्वेद में एक संस्कृत में बड़ी सुंदर उक्ति आई है, संगच्छत्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, ठीक है। अर्थात सभी लोग मिल करके आपस में सहयोग करते हुए किसी भी कार्य को करें। अगर आपस में सहयोग करके कार्य करेंगे तो वह कार्य भी बेहतर होगा और साथ साथ उस समाज की उन्नति भी होगी, ठीक है। तो ये जो है मतलब ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि सभी लोग मिल करके आगे बढ़ें तथा साथ मिलकर कार्य करें, ठीक है, साथ मिलकर कार्य करें, ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो संस्था थी उसको हम कहते हैं विदत, ठीक है ना। ये विदत भी एक महत्वपूर्ण संस्था थी, इसको भी देख लेते हैं। विदत के बारे में देख लेते हैं। विदत जो थी वो एक महत्वपूर्ण संस्था थी और इसमें जो था, इसमें इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में लगभग 122 बार आया है। तो 122 बार आने का मतलब है कि ये चीज काफी महत्वपूर्ण रही होगी। विदत जो थी उसमें कुछ विशिष्ट लोग और वृद्ध जन रहते थे, विशिष्ट लोग
विशिष्ट विद्वान लोग तथा वृद्ध जन रहते थे। ठीक है ना। ये लोग अपने समाज के उत्थान के लिए और समृद्धि के लिए, मतलब समाज के उत्थान तथा समृद्धि के लिए कार्य करते थे। ठीक है ना। इसके अलावा जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसमें भी ये संस्था जो है वो भाग लेती थी। तो विदथ जो थी वो संस्था भी काफी महत्वपूर्ण थी। वो किसी भी जन के समृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए कार्य करती थी और अनेक प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे उनमें भी यह संस्था कार्य करती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तीन जो है संस्थाएं थी, सभा, समिति और विदथ, जो एक तरह से राजा को नियंत्रित करने का कार्य भी करती थी, उसे एक सही दिशा निर्देश देने का कार्य करती थी और समाज को कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए भी कार्य करती थी। ठीक है। और ऋग्वेद में जैसा कि मैंने बताया कि एक श्लोक के माध्यम से ऐसा कहा गया है कि जब सभी लोग मिल करके चलेंगे, सारे संस्थाओं का आपस में तालमेल होगा, तो जो है एक बेहतर तरीके से कार्य हो सकेगा। ठीक है। तो ये जो थी इन सभी सभा समितियों के बारे में जानकारी थी। आगे हम बढ़ते हैं और कुछ और चीजों पे बात कर लेते हैं। राजा जो था वो जन का तो मुखिया होता था, जन का मुखिया होता था, लेकिन वह जो है भूमि का स्वामी नहीं होता था। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। राजा भूमि का स्वामी नहीं था, भूमि का स्वामी नहीं था राजा। ठीक है ना। भूमि वास्तव में किसकी थी? भूमि जो थी वो जन की थी, मतलब जो सामान्य जनता थी उसकी भूमि थी। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि राजा जो था उसके पास कोई अस्थाई सेना भी नहीं रहती थी। ठीक है। अस्थाई सेना राजा नहीं रखता था, लेकिन जब युद्ध की बात आती थी तो स्थानीय लोग जो थे वो आपस में एक सेना इकट्ठी करते थे आपस में मिल करके, और फिर वो सेना युद्धों में भाग लेती थी, या फिर कबीले पे अगर कोई इस तरह की समस्या आती थी तो वह सेना भी उसकी सुरक्षा में राजा का सहयोग करती थी। ठीक है। तो राजा के पास अस्थाई भूमि नहीं थी, मतलब उसके पास भूमि का स्वामी नहीं था। राजा जो है वो केवल जन का मुखिया होता था और उसके पास अस्थाई सेना भी सामान्यतः नहीं होती थी। जब सेना की जरूरत पड़ती थी तो यही सामान्य लोग आपस में इकट्ठा होकर के एक सेना का निर्माण करते थे। ठीक है। तो राजा के जो कुछ प्रमुख लोग थे उनमें पुरोहित, सेनानी, ठीक है ना, और एक वाज्रपति शब्द आता है, वाज्रपति, जिसे जो है मवेशियों का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये भी मतलब जन में कोई पद रहा होगा जिसके जो मवेशियों का संरक्षक का कार्य करता था। तो ये कुछ राजा के जो है मतलब कुछ ऐसे पदाधिकारी थे जिनके माध्यम से राजा जो है वो अपने शासन को हमने देखा कि जो राजा था उसको जो है अनेक प्रकार के कर दिए जाते थे जिसे बलि कहते थे। ठीक है ना, बलि कहते थे। ठीक है। तो राजा को जो है बलि दी जाती थी। बलि का मतलब ऐसा नहीं कि उसे, बलि एक प्रकार का कर था जो राजा को दिया जाता था। ठीक है। इसके अलावा अनेक प्रकार के दान वगैरह की भी बात की जाती है। जैसे ब्राह्मण और पुरोहित अगर कोई यज्ञ कार्य संपादित कराते थे तो उनको भी जो है दान और इस तरह की चीजें दी जाती थी। ठीक है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी ऋग्वैदिक काल की राजतंत्रात्मक व्यवस्था या फिर जो प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था थी उसको लेकर के। ऋग्वैदिक काल में अभी हम देखते हैं कि मतलब प्रशासन के या राजा के कार्यों की एक छोटी सी शुरुआत जो है होती है,
जिसको हम आगे देखेंगे उत्तर वैदिक काल तक जाते जाते यह एक बड़ी जटिल प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत जो है यहाँ से होती है। तो हम देखते हैं और आगे हम कुछ और टॉपिक पे धार्मिक और आर्थिक जीवन पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव प्रदान करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।